बेटा सॉलिड स्टेट के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, क्या बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जहां पर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस 2 टाइप के सॉलिड्स निकल कर आए थे, है ना। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर 4 टाइप के सॉलिड्स निकल के आए थे। याद आ रहा होगा कौन कौन से थे? आयनिक, कोवेलेंट, उसके बाद मॉलिकुलर, और मॉलिकुलर या वैंडरवाल एक ही होते थे, और मेटेलिक। ठीक है, ये 4 सॉलिड्स थे। डिटेल्ड स्टडी हमने इनकी कर ली है। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था। शुरुआत के 2 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं था। आज जो हमारी पहली हेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा समझना है। डालेंगे हम लोग हेडिंग, स्पेस लैटिस, या इसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। एंड यूनिट सेल, ये हमारी हेडिंग है। समझना बहुत जरूरी है। पहले हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपको लिखाएंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड लिया है फिलहाल तो हमने यहाँ पे, तो सॉलिड कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना होगा। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एग्री हैं? मान लीजिए हमने पार्टिकल्स को अरेंज करना शुरू किया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। लेकिन सॉलिड्स में पार्टिकल को पॉइंट माना गया है। क्या माना गया है? पॉइंट। और जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या बनती है? लाइन। बहुत सारे पॉइंट्स को एक डायरेक्शन में रख देंगे तो क्या बनेगी? लाइन बनेगी। एग्री है? और जब बहुत सारी लाइंस को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने ये एक पार्टिकल को लिया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को हमने अरेंज कर दिया इस तरीके से। पार्टिकल्स को हमने एक डायरेक्शन में अरेंज कर दिया, तो ये पार्टिकल्स का 1D अरेंजमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1D अरेंजमेंट। अब हमने क्या किया? पार्टिकल्स को जस्ट इनके नीचे ही अरेंज करना शुरू कर दिया इस तरीके से। एक और लाइन आ गई, एक और लाइन आ गई, इस तरीके से। ये पार्टिकल्स का कौन सा अरेंजमेंट हो गया? 2D अरेंजमेंट। ये एक प्लेन बन गया। क्या बना बेटा? एक प्लेन बना। आप इमेजिन करिए, पार्टिकल्स इस तरीके से हैं रखे हुए, एक प्लेन बन गया। इस प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन रखेंगे, तीसरा प्लेन रखेंगे, तो इस तरीके से पार्टिकल्स का कौन सा अरेंजमेंट बन जाएगा? 3D अरेंजमेंट बन जाएगा। तो पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट से, रेगुलर और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से जो पूरा का पूरा ये नेटवर्क बन जाता है। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, पार्टिकल एक, दूसरा, तीसरा, एक लाइन में आ गए। जब बहुत सारी लाइंस को मिलाया तो एक प्लेन में आ गए, और जब कई प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर रखा तो क्या हुआ? हम 3 डायमेंशन में आ गए। तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। कई तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसी तरीके का हो, और भी तरीके पॉसिबल हैं यहाँ पर। वो तरीके क्या होंगे वो सब आपको बताए जाएंगे। अभी फिलहाल आपको एक ही तरीका बताया गया है। जो अरेंजमेंट हमने यहाँ पर आपको दिखाया है वो कुछ इस टाइप का है। ये वाला देख पा रहे हैं आप लोग? इसमें कैमरे में नहीं जा पा रहा है, ये बीच के पार्टिकल्स दिख ही नहीं पा रहे हैं, येलो वाले। तो आप लोग समझ पा रहे हैं? ये देखिए ध्यान से, आइए। तो बेटा ये पार्टिकल्स का 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जब हमने कई रोज को ले लिया तो ये कैसा अरेंजमेंट मिल गया? 2D अरेंजमेंट। 2D अरेंजमेंट में क्या होगा? ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक प्लेन बन जाएगा। क्लियर है? क्या बनेगा? एक ये प्लेन बन जाएगा। ये एक प्लेन हमने लिया, इस प्लेन के ऊपर क्या करें? दूसरा प्लेन रखें, फिर
थर्ड प्लेन रखें, फिर इस तरीके से फोर्थ प्लेन रखें, तो आप क्या पाएंगे, पार्टिकल्स ने रेगुलरली अरेंज होकर के जो एक नेटवर्क बनाया है, जो एक जाल बनाया है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं, इसका नाम होता है ARRAY, एरे। तो जो ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से जो नेटवर्क बनता है, इसको एरे भी कहा जाता है। एरे टर्म तो जनरल है, कहीं भी यूज हो सकता है। एरे का मतलब एक पूरा खोखा स्केच टाइप से, इस तरीके से, इसकी हिंदी खोखा ही होती है एरे की। तो आप समझ पा रहे होंगे पार्टिकल्स ने, अभी आपको कॉपी नहीं करना है, अभी आप केवल समझें, ये कॉपी नहीं करना है ये सब। अभी हम आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट से जो एक 3D नेटवर्क बनता है, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अब जरा एक चीज इसमें और समझो, एक टर्म हमने यहां पे और लिया है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, दोनों टर्म्स हम समझेंगे पहले। स्पेस लैटिस क्लियर हो गया, बताइए। पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होकर के जो एक बिल्डिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, लेकिन 3D होना चाहिए, 1D या 2D से नहीं काम चलेगा। यूनिट सेल क्या है, किताबों में एक जनरल लाइन लिखी होती है कि स्पेस लैटिस की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। आपके सामने हमने स्पेस लैटिस बना के दिखाया, आप लोग बताओ इसमें सबसे छोटी यूनिट आपको क्या दिखाई दे रही है, स्फीयर दिखाई दे रहा है, बट स्फीयर नहीं होता है, यूनिट सेल स्फीयर नहीं होता है, एक पार्टिकल यूनिट सेल नहीं होता है। सुन लो, थोड़ा सा स्टेटमेंट हम करेक्ट कर रहे हैं। देखो किताबों में जो लिखा होता है उसके हिसाब से पार्टिकल ही हमें क्या लग रहा है, यूनिट सेल लग रहा है। थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं उसमें, स्मॉलेस्ट 3D पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। किसका, स्पेस लैटिस का सबसे छोटा कैसा पार्ट, 3D पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। अब 3D पार्ट कैसे निकालोगे आप, भाई ये तो एक पॉइंट है, एग्री। इस पॉइंट से जब आप इधर की तरफ जाओगे तो ये 1 डायमेंशनल मूवमेंट हो गया, इधर की तरफ जाओगे तो ये 2D हो गया। तो 2D में हमने लिया तो ये 4 पार्टिकल्स आ गए, क्लियर है, बोलो भाई। 2D को बैलेंस तो करोगे ना पूरा, यहां गए और यहां गए तो इसको मिला लिया पूरा हमने, ये एक प्लेन बन गया। अब इसके ऊपर आप क्या रखेंगे, 3D जाने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, बोर्ड से बाहर आना पड़ेगा या बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। बोर्ड के जब आप बाहर आएंगे तो इस तरीके से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, ये हमने एक पार्ट ये निकाल लिया, ये एक प्लेन निकाल लिया, ये एक प्लेन निकल गया, क्लियर है, बोलो। अब इस प्लेन के ऊपर क्या होना चाहिए, दूसरा प्लेन भी तो होना चाहिए, ये हमने दूसरा प्लेन रख दिया इस तरीके से। तो ये जो आपको पार्ट दिखाई देगा, इसमें एक पार्टिकल मिसिंग है, वो छूट गया, धूप में जो गम है वो पिघल जाता है ना, तो वो छूट गया गाड़ी में रखे हुए। तो क्या हुआ, ये इस तरीके से हमने जो निकाल लिया, इट इज यूनिट सेल, ये होगा यूनिट सेल। जो आपको ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, ये यूनिट सेल होगा। बात समझ में आ गई। तो क्या है बेटा यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट 3D पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो आपको तीनों एक्सिस पे जाना पड़ेगा, इधर भी गए, इधर भी गए और ऊपर की तरफ भी आए। तो सबसे छोटा 3D पार्ट जो होगा स्पेस लैटिस का, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। बेटा अभी क्लियर हैं, दोनों टर्म्स आपको क्लियर हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस ये क्लियर है, यूनिट सेल क्लियर है आपको, बताइए समझ में आ गया। आप ऐसा कुछ मान सकते हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, इस कमरे को इमेजिन कीजिए, ये एक कमरा है, हालांकि ये क्यूबिकल नहीं है, ये इसकी लंबाई ज्यादा है थोड़ी सी, ये एक रूम है, इस रूम के बराबर में रूम, आप चले जाइए इस एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, इधर भी बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, इस साइड में भी हैं, उस साइड में भी हैं, सभी 6 डायरेक्शंस में आप जाइए। भाई 3 एक्सिस होते हैं और एक एक्सिस में हम 2 तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो इधर भी बहुत सारे रूम्स हैं, इधर भी बहुत सारे रूम्स हैं, ऐसे ही इस एक्सिस पे भी हैं, ऊपर और नीचे भी हैं। तो पूरा जो रूम्स का कलेक्शन होगा, दैट इज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। और एक कमरे को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। भाई हम फर्श को यूनिट सेल नहीं कह सकते, हम छत को यूनिट सेल नहीं कह सकते, या इस फेस को, इस दीवार को यूनिट सेल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये तो 2D है ना, और यूनिट सेल कैसा होगा, 3D होगा। बात समझ में आ गई। तो पहले तो आप ये टर्म्स क्लियर करें और इनको लिखें। स्पेस ये बनाना नहीं है आपको, बस डेफिनेशन लिखनी है, आपका समझना जरूरी था, आपके समझ में आ गया। ये बनाना
केवल आपको समझाने के लिए बनाया था। आगे चल के ये सब बनाने ही बनाने हैं हमें, यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है। यहां आप केवल डेफिनेशन लिखें स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल में। लिखिएगा अ 3D एरे एन आएगा आ आएगा। अब इसको मैच कराएं तो एन लग रहा है, और 3D को बीच में ले लें तो फिर आ लग रहा है। यही आएगा, ए आएगा ना। अ 3 डायमेंशनल एरे, ए डबल आर ए भाई, एरे फॉर्म्ड बाई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, formed by regular arrangement of particles in a solid is called space lattice or crystal lattice, is called space lattice or crystal lattice। फुल स्टॉप के बाद स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट, स्मॉलेस्ट 3D पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस, स्मॉलेस्ट 3D पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, इज कॉल्ड यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे अभी तो मैंने आपको क्यूब बना के दिखाया था, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि यूनिट सेल क्यूब ही हो। 3D में क्यूब ही थोड़ी ना होता है, 3D में तो और भी बहुत सारी शेप्स बनती हैं, मानते हैं। क्यूब कब कहते हैं, जब एजेस सारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि एजेस बराबर ही हों। अब हम क्या करने वाले हैं, चलो यूनिट सेल की हम बात कर लेते हैं। यूनिट सेल में हम कुछ प्लेसेस के नाम बताते हैं आपको। अगर क्यूबिकल यूनिट सेल है, कैसा है, क्यूबिकल, तो यूनिट सेल के अंदर क्या क्या प्लेसेस होते हैं, मैं उन प्लेसेस के नाम बता रहा हूं आपको। कॉर्नर्स होते हैं, अगर क्यूब है तो कॉर्नर्स कितने होंगे, बोलो 8 होंगे। हेक्सागन में ज़्यादा होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे 12 हो जाएंगे। अभी फिलहाल हमें क्यूब ही पढ़ना है, कुछ प्लेसेस के नाम बता रहे हैं। अगर ये यूनिट सेल है हमारे पास इस टाइप से, तो अगर इसमें हम आपको ये बताएं कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर दिख रहे हैं। और 4 कॉर्नर कहाँ होंगे, इनके जस्ट पीछे होंगे, तो 8 तो कॉर्नर्स होते हैं। चलो आप इस रूम को ही मान लो, क्यूबिकल नहीं है लेकिन क्यूबॉइड तो है, इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, 8 हैं। कुछ प्लेसेस के नाम बस गिन रहे हैं, 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको। आप इस कमरे में चेक करो कितने फेस दिखाई दे रहे हैं आपको। फेस किसे कहते हैं, ये जो पूरा है इसको क्या बोलेंगे, ये फेस है। एक तो ये फेस हो गया, इसके जस्ट सामने एक्स एक्सिस पे 2 फेस आ जाएंगे। कमरे के बीच में आप कुर्सी डाल के बैठ जाओ, इस डायरेक्शन में आओ, एक फेस, अपोजिट चले जाओ दूसरा फेस, इधर चले जाओ तीसरा, इधर चौथा, ऊपर और एक नीचे। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस हो जाएंगे। एजेस मतलब किनारी, देखो ध्यान से, इस वाली दीवार पे देखो, 1 2 3 4, कितनी एजेस हैं, 4, और 4 कहां हो गई, सामने, कितनी हो गई, 8 9 10 11 और 12 एजेस हैं यहां पे। ऐसे कोई बॉडी का सेंटर है, बॉडी का सेंटर क्या होगा, समझो फिर से, हम कुछ जगह के नाम बता रहे हैं, कुछ प्लेसेस के नाम बता रहे हैं आपको। प्लेसेस के नाम में पहला प्लेस क्या बताया, कॉर्नर, क्लियर है आपको। कॉर्नर कहाँ है, क्यूब में या क्यूबॉइड में आपको 8 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्या बताया, फेस, क्या आपको 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमने यहां पर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान दें।
ये 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, 2 3 4, ये छत वाले कॉर्नर हैं, और 5 6 7 8 ये कौन से कॉर्नर हैं? फर्श वाले। क्लियर है? 8 कॉर्नर दिख गए आपको? बोलो। फेस, 6 फेस देखो ध्यान से। ये वाला फेस कौन सा है? ये छत है ऊपर। क्लियर है ये बेटा? ये नीचे वाला क्या है? ये फर्श है, दूसरा फेस हो गया। ये इस साइड वाली दीवार है, लेफ्ट साइड वाली, और ये राइट साइड वाली। कितने हो गए? 4। ये देखो ध्यान से, ये वाली सामने वाली दीवार 5, और ये जिसपे ये बोर्ड लगा हुआ है वो वाली दीवार। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एजेस, एक तो ये एज है, 2 3 4 ये हो गई, 1 2 3 4 कितने हो गए? 8 9 10 11 12 एजेस हो गई। ध्यान दें, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर जब आप मिलाओगे तो ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे? ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, मतलब छत से ये वाला कॉर्नर, छत का ही दूसरा कॉर्नर डायगोनली। तो ये जो लंबाई बनेगी इसको हम क्या कहेंगे? फेस डायगोनल। लेकिन ये वाला कॉर्नर, ये वाला देखो, ये क्या थी? ये सामने वाली दीवार थी, और ये कौन सी दीवार है? ये जिसपे बोर्ड लगा हुआ है वो वाली दीवार है। ये वाला कॉर्नर ऊपर वाला और नीचे बॉडी के सेंटर से पास होते हुए अगर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये कौन सा डायगोनल बनेगा? ये बनेगा बॉडी का डायगोनल। जो फेस का डायगोनल होता है वो फेस को टच करते हुए जाता है, और जो बॉडी का डायगोनल होता है वो कहां से आता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी आता है। ये कुछ जगह के नाम बताए हमने आपको। क्या ये कुछ जगह आपको क्लियर हैं? क्लियर हैं बेटा? अभी क्या करने वाले हैं हम? एक यूनिट सेल को, यूनिट सेल्स के कुछ नाम बताएंगे आपको, और जो यूनिट सेल का नाम होगा, अगर अलग नाम है तो फीचर भी तो अलग होगा। बोलो। अगर नाम अलग है तो फीचर भी तो अलग होगा। क्यूब है तो क्यूब में आपको पता होता है कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कब इसको हम क्यूब कहते हैं। या क्यूब की जगह हम हेक्सागोनल लेंगे तो हेक्सागोनल कब कहेंगे? कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी अलग ना बेटा उसकी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं? हम कहते हैं कि ये क्यूब ही होगा अगर ऐसा ऐसा है। 2 टाइप के पैरामीटर्स लिए जाते हैं। कौन से? कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो होता है एज लेंथ। एक पर्टिकुलर कॉर्नर से जब आप देखोगे तो आपको 3 एजेस निकलती हुई दिखाई देंगी। कौन कौन सी? एक तो इस एक्सिस पे हो गई, एक बाई एक्सिस पे, और एक ये वाली जेड एक्सिस पे। क्लियर है? बोलो। इस कॉर्नर से देखो, या आप अपने कमरे पे चले जाओ, कमरे का कॉर्नर चेक करो, कॉर्नर से कितनी एजेस निकल रही हैं। इधर चले जाओगे 1, नीचे आओगे 2, और इधर आओगे 3। इसके अगर अपोजिट जाओगे तो वो उसी एक्सिस की एज मानी जाएगी। इसको हमने ए कहा, दूसरी को हमने क्या कहा? बी, तीसरी को क्या बोला? सी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं 2 पैरामीटर से। पहला पैरामीटर क्या लिया हमने? एज लेंथ। एज लेंथ का नाम क्या रखा? ए बी सी। क्लियर है? अच्छा, एक कॉर्नर से कितने फेस लगे हुए हैं? अगर हम ये वाला कॉर्नर लेते हैं तो इससे एक तो ये वाली दीवार लगी है जिसपे बोर्ड है, ठीक है, एक छत लगी हुई है, और एक ये वाला फेस लगा हुआ है। कितने फेसेस लगे हुए हैं? 3 फेसेस लगे हुए हैं। तो एक जो कॉर्नर है इससे 3 फेस कौन से हैं? एक तो ये छत हो गई, और एक ये साइड वाली दीवार हो गई, और तीसरा जो नहीं, एक तो ये ऊपर वाला हो गया, और इस कॉर्नर से एक ये वाली दीवार जिसपे बोर्ड लगा हुआ है, इस कॉर्नर से एक तो ये वाली दीवार हो गई, और एक कौन सी हो गई? ये छत हो गई, और तीसरी कौन सी हुई? ये वाली। इनके बीच में जो एंगल होता है, आप अपनी एज पे आ जाओ, कमरे के एज पे आओगे तो जैसे इसके और इसके बीच में जो एंगल है, क्या बोलेंगे इसको? फिलहाल 90 का है, क्यूब में 90 का होता है, लेकिन अगर दूसरा कोई होगा तो 90 का नहीं होगा। फिलहाल ये कितना है? इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेसियल एंगल। क्या बोलेंगे? इसके और इसके बीच एंगल अल्फा, ऊपर और इसके बीच बीटा, इसके और इसके बीच गामा। एक कॉर्नर से 3 ही तो फेस होते हैं। 3 एज लेंथ हो गई ABC, 3 इंटरफेसियल एंगल हो गए अल्फा बीटा गामा। ABC और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है? बराबर हैं, कौन बराबर हैं, कौन नहीं है? इस बेसिस पे जो यूनिट सेल्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। वो अभी हम आपको लिखाने वाले हैं। बॉटल देना बेटा पानी की।
टॉपिक क्या है हमारा आज का? पहला टॉपिक क्या पढ़ा? हमारा आज का टॉपिक, पहली हेडिंग, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हुआ आपको? क्या बताया उसमें? 3 डायमेंशनल बिल्डिंग होती है जो कि बनती है बाय रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। यूनिट सेल क्या है? स्पेस लैटिस का सबसे छोटा 3D पार्ट क्या होता है? यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल को करेक्टराइज करना है तो 2 टाइप के पैरामीटर्स को यूज करते हैं। कौन कौन से? एज लेंथ, क्या नाम रखा? ABC। और दूसरा इंटरफेसियल एंगल्स, उसका क्या नाम रखा? अल्फा, बीटा, गामा। तो स्पेस लैटिस लिख चुके हैं आप, यूनिट सेल लिख चुके हैं आप, है ना। अगली जो हेडिंग है, या आप डायरेक्टली लिखें, लिखिएगा नई लाइन से, यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय, यूनिट सेल इज स्पेसिफाइड या करेक्टराइज्ड, यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय 2 types of parameters. Unit cell is characterized by 2 types of parameters. Parameters कौन कौन से हैं? पहला है, फर्स्ट वन इज एज लेंथ। एज लेंथ कौन कौन सी हैं? A, B और C। दूसरा है इंटरफेसियल एंगल्स। क्या नाम रखे थे इनके? अल्फा, बीटा एंड गामा। ध्यान दें, अगर इसको हम बनाएं इस तरीके से, तो हमने ये एक कॉर्नर ले लिया, ठीक है। कॉर्नर से ये 3 एजेस निकलती हैं तीनों एक्सिस पे। इसको A बोला गया, इसको B और इसको C। इनके बीच जो एंगल्स हैं, ये अल्फा बोला गया बाई कन्वेंशन, B और C के बीच। ये क्या बोला गया? बीटा, और इसको बोला गया गामा। ये नोट करें, ये बाई कन्वेंशन है, जरूरत पड़ती है इसकी। माना तो किसी को भी जा सकता था, लेकिन बाई कन्वेंशन ये लिया गया, किसी को भी माना जा सकता था। तो यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पहला एज लेंथ, दूसरा इंटरफेसियल एंगल्स। बनाए आप लोगों ने? तब लिखेंगे नई लाइन से, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स on the basis of, classification of unit cells on the basis of edge lengths and interfacial angles, on the basis of edge lengths and interfacial angles। लिखें डैश लगा के, 7 टाइप्स। यहां पर बेटा हम इसका नाम लिखेंगे यूनिट सेल का। यहां पर हम बात करेंगे एज लेंथ की, और यहां पर हम बात करेंगे इंटरफेसियल एंगल की। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है क्यूब। बताएंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकंड ले रहे हैं हम टेट्रागोनल। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो RHOMBIC, ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ ले रहे हैं बेटा हम मोनोक्लिनिक। फिफ्थ वन इज
ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ रोम्बोहेड्रल, या इसी का एक और नाम है ट्राइगोनल, एंड सेवंथ इज हेक्सागोनल। ये होते हैं 7। ध्यान दीजिएगा, क्यूब में ए बी सी बराबर होते हैं, आपको पता है। अल्फा बीटा और गामा सब कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। टेट्रागोनल में ए बी तो बराबर होंगे, सी बराबर नहीं होगा। अच्छा, हमारे सिलेबस में केवल क्यूब है, ये डायमेंशंस तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो डिटेल्ड स्टडी होगी वो किसकी करनी होगी? वो केवल क्यूब की होगी। ये रिपीट होते हैं ऐसे ही। ऑर्थोरोम्बिक में माचिस की डिब्बी देखी होगी आपने, ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल है। ए बी सी बराबर नहीं होते हैं तीनों, लेकिन एंगल्स अभी भी कैसे होते हैं? 90 के। मोनोक्लिनिक में ए बी सी बराबर नहीं हैं, अल्फा और गामा दोनों 90 के होते हैं, लेकिन बीटा 90 का नहीं होता है। मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 कुछ भी बराबर नहीं होगा। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में ए बी और सी तीनों बराबर, अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 का नहीं होगा। एक क्या कितने बजे जाना है? क्यों, क्या हुआ? क्या कह रहे हो? चले जाओ। अच्छा, हेक्सागोनल में जो क्या होता है, ए और बी बराबर होंगे लेकिन सी बराबर नहीं होगा। अल्फा और बीटा दोनों होंगे 90 डिग्री के, और जो गामा होता है यहाँ पे वो होता है 120 का। बेटा ये पैरामीटर्स आपको याद करने होंगे, जल्दी से कॉपी करें। तो बेटा ये था क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ्स एंड इंटरफेसियल एंगल्स। एक और क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे, वो भी किसका है? यूनिट सेल्स का ही है। डालिएगा हेडिंग। पहले हेडिंग एक नोट लिखो, पहले हेडिंग बाद में डालना। एक नोट लिखो, द प्लेसेस और पॉइंट्स, द प्लेसेस और पॉइंट्स at which particles are present, the places or points at which particles are present are called, इनको एक नाम दिया गया है, नाम है लैटिस साइट्स, या इसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। जो हमने जगह आपको अभी बताई थी ना, वही बनेंगे जाकर के लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स। अब आपकी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइट्स, classification of unit cells on the basis of lattice sites। बेटा जी पार्टिकल्स को हमने आपको एक तरीके से अरेंज करके दिखाया था। अगर हम ये वाला अरेंजमेंट लेते हैं ऐसे करके 1 2 3 4, इसके नीचे
फिर ये कैसा अरेंजमेंट हुआ पार्टिकल्स का, बोलिएगा 1D और 2D। 2D, ये 2D हो गया, एक ये डायमेंशन है, दूसरी ये है। ऊपर वाली डायमेंशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखनी होगी, तीसरी लेयर रखनी होगी, तो कैसा हो जाएगा 3D। अच्छा, ये 2D जो हमने किया, जरूरी थोड़ी ना हम ऐसा ही करें, ऐसा भी तो कर सकते थे। ये पैकिंग नाम का टॉपिक ही आपको अलग पढ़ाया जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम सेकेंड रो के पार्टिकल्स को यहां पर रखते, है ना, तो अरेंजमेंट अलग टाइप का मिलता, मानते। फिलहाल हम इस वाले अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, पहले वाले की। एक लेयर, दूसरी लेयर भी अगर हम ले आए तो अभी हमने आपको दिखाया था, ये ऐसा अरेंजमेंट बन जाएगा। देखो ये ऐसा, ये एक लेयर हो गई, है ना, एक लेयर है ये, इसके ऊपर हमने ये दूसरी लेयर रख दी, तो ये ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। दिख पा रहा है आपको, बोलो, ये अरेंजमेंट बनेगा। सबसे छोटी 3D यूनिट को हमने उठा लिया। सबसे छोटी 3D यूनिट कौन सी है, क्यूब है, ये इसको हमने उठा लिया पूरे को। ये क्यूब ही तो बनेगा ऐसे जाकर के, देखो ध्यान से। सबसे छोटी 3D यूनिट ये बनेगी, ये वाली, यही तो होगी। ये क्या है बेटा, क्यूब है। देखो इसमें ऊपर एक फेस है, 4 पार्टिकल दिख रहे हैं चारों कॉर्नर्स के, नीचे एक फेस है ये वाला, 6 फेस दिख रहे हैं आपको, दिख नहीं रहे लेकिन समझ तो रहे होंगे ना, ये 6 फेसेस हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं मौजूद, केवल कॉर्नर्स पे हैं और कहीं नहीं है। ध्यान दो, ये जो चारों आपको सामने दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं, कॉर्नर्स हैं बेटा। पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ लैटिस साइड्स क्या हैं, कॉर्नर्स हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइड्स। तो अभी लैटिस साइड्स क्या हैं यहाँ पे, केवल कॉर्नर्स हैं। आप देख लें, चेक कर लें, हर तरफ से क्या मिलेगा आपको। फेस का सेंटर क्या होगा, ये जो खाली प्लेस आपको दिख रहा ना, इट इज फेस सेंटर। क्या होगा ये फेस सेंटर होगा। एज का सेंटर क्या है, ये बीच वाला हिस्सा जहां पे दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। बॉडी सेंटर कहां होगा, ये बीच में कहीं आएगा, यहां अंदर कमरे के बीचों बीच में। आप समझ पा रहे हैं बात को, मैं बना के दिखाता हूं आपको बोर्ड पे। जब हमने ये 4 पार्टिकल्स उठाए, ये वाले, चलो इनको 3D लुक देने का कोशिश करते हैं। हमने ऐसे करके लिया, ये बड़ा बन गया थोड़ा, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये तीनों पार्टिकल आपको नीचे वाले दिख रहे हैं, फर्श और 3 नहीं सॉरी 4, तीनों कौन से दिख रहे हैं, फर्श वाले दिख रहे हैं। और इसके ऊपर हम और रख दें तो छत वाले 4 पार्टिकल आ जाएंगे। ये 8 पार्टिकल जो आएंगे ये कहाँ मौजूद हैं, कॉर्नर्स पे। तो जब लैटिस साइड्स केवल कॉर्नर्स होती हैं तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, 4 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइड्स, सिंपल या प्रिमिटिव। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और चौथा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। हम आपको चारों लिखाएंगे और चारों में लैटिस साइड्स क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पहला कौन सा बताया, सिंपल या प्रिमिटिव। सिंपल या प्रिमिटिव में लैटिस साइड्स क्या होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं। दूसरा होता है बेटा जी फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक फेस बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है, एक पार्टिकल ये सेंटर पे है, फेस के सेंटर पे इस तरीके से, ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते हैं, इस तरीके से होता है। ये फेस बना हुआ है एक, इस फेस में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं, ये सामने वाली आप वॉल मान लो पूरी की पूरी, पार्टिकल कहाँ कहाँ हैं, कॉर्नर हैं, और कहाँ है, फेस का सेंटर है। मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे पास होगा बना हुआ। सिंगल पार्टिकल था ये है, ये बना हुआ भाई, ये फेस रखा है, दिख गया। ये पार्टिकल 1 2 3 ये कॉर्नर वाले हो गए, और ये कौन सा है,
फेस के सेंटर का है। देखिएगा इस तरीके से ये पार्टिकल्स होंगे। कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स हैं? 4 कॉर्नर्स पे हैं और कहाँ है? फेस के सेंटर पे है। तो ये ऐसे हो गया। ये देखो, ये वाला फेस देखो, आप दिख पा रहा है आपको? पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं? अभी आप केवल सामने वाले 5 पार्टिकल देखें, कॉर्नर पे हैं 4 और एक कहाँ है? फेस के सेंटर पे है। ठीक है, इसको हमने इस फेस को ऐसे करके ले लिया। ये जो फेस है आपको दिख रहा है सामने वाला, घुमा दिया है। इसको हमने ये दीवार मान ली इस साइड वाली। और हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक ऐसा ही फेस और ले रहे हैं। ये एक ऐसा ही फेस ये ले रहे हैं और इसको सामने से हम क्या कर रहे हैं, सामने से इसके साथ जोड़ रहे हैं इस तरीके से। तो आप क्या देखेंगे, जो पीछे वाली दीवार थी उसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ थे? कॉर्नर और फेस सेंटर। अब जो हमने सामने वाली दीवार ली उसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ पे हैं? पीछे से ये रखी और सामने से इसको लेके आए। इसमें भी पार्टिकल्स कहाँ हैं? कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्ड। जब इन दोनों को ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे करके ये वाला लाएंगे, इनको मिलाएंगे, तो 8 पार्टिकल कॉर्नर के तो बन गए। कौन कौन से? 4 तो ये हैं, 1 2 3 4, और ये 4 इधर वाले आ गए, कॉर्नर वाले। 8 बन गए नहीं? ऐसे मिलाएंगे तो 8 कॉर्नर के आ गए। इसके फेस के सेंटर का आ गया, सामने वाली दीवार का, और इधर वाली का भी आ गया फेस का सेंटर का, ये वाला। छत वाले फेस के सेंटर का पार्टिकल ये लिया है हमने। ये जो छत है उसके फेस के सेंटर का पार्टिकल कौन सा लिया? ये वाला, दिख पा रहा है? इधर वाली ये फेस का सेंटर का है, ये नीचे वाली फर्श के फेस के सेंटर का है, ये इस वाली दीवार का है। और इस तरीके से जब हम इनको मिला देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ आपको दिखाई देंगे? आपको पार्टिकल्स अब दिखाई देंगे हर कॉर्नर पे, मतलब 8 कॉर्नर पे होंगे, और साथ में कहाँ होंगे? सबके फेस के सेंटर पे होंगे। हर तरफ से आप देख सकते हो इसको। बताइए, क्लियर है आपको? बोलो, क्लियर है? इस तरीके से अपने आप छूट जाएंगे। जब छुटाओगे तो आसानी से नहीं छूटेंगे। इसको जोड़ना पड़ेगा एक बार। इस तरीके से ये फेस सेंटर हो गया, ये वाला। अब इसमें जो यूनिट सेल ये वाला बना है जाकर के, ये इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं ये बताओ? कॉर्नर्स और फेस सेंटर्ड। तो अगर ऐसा यूनिट सेल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लैटिस साइड्स आर कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। 4 बताए, 4 में पहला क्या हुआ था? सिंपल। सिंपल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ थे? कॉर्नर्स पे। दूसरा कौन सा आया? उसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं? कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड। ये है बॉडी सेंटर्ड। देखिए ध्यान से, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? ये कॉर्नर हो गए ऊपर वाले, ये सामने के कॉर्नर हो गए 4, और ये पीछे के कॉर्नर हो गए 4, और एक पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है जो फेस के सेंटर पे नहीं है। कहाँ पे है? बॉडी के सेंटर पे है। दिख रहा है? इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। हम बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड को। ध्यान देना, ये हमने एक कलर दूसरा कर लेते हैं। ये हमने क्यूब बनाया। ये दीवार कौन सी है? यही वाली बोर्ड वाली दीवार है ये। और ये दीवार जो हमने बनाई ये इसके जस्ट अपोजिट वाली दीवार है, मतलब सामने की तरफ। क्लियर है? ये बन गया पूरा क्यूब। ध्यान दें, हमें बॉडी का डायगोनल बनाना है। बॉडी का डायगोनल कौन सा होगा? ये वाला कॉर्नर पकड़ो तो इस दीवार के नीचे वाला हो गया, और सामने वाली दीवार का ये ऊपर वाला। तो ये क्या बनेगा? बॉडी का डायगोनल। पार्टिकल्स कहाँ मौजूद हैं? पार्टिकल जब बिल्कुल अंदर इनसाइड बॉडी के सेंटर, जैसे बॉडी डायगोनल के सेंटर पे होता है, और कहाँ होते हैं? ऐसे करके कॉर्नर पे होते हैं। सभी कॉर्नर्स पे। अभी तो हमने केवल 2 कॉर्नर दिखाया आपको, अभी तो 6 कॉर्नर बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब सभी कॉर्नर्स पे हो और कहाँ पे हो? एक बॉडी के सेंटर पे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड। और आखिरी होता है एंड सेंटर्ड। बेटा एंड सेंटर्ड में क्या था? जब आपने फेस सेंटर्ड बनाया था तो क्या किया था? एक ये लिया था फेस, पार्टिकल कहाँ थे? कॉर्नर और फेस के सेंटर। इधर से लाए थे कॉर्नर एंड फेस सेंटर।
और ऊपर वाले फेस के सेंटर पे डाला था, यहाँ भी डाला था, ऐसे भी डाला इधर की तरफ, हर कॉर्नर पे था 8 पे और 6 फेस के सेंटर पे था। क्लियर है? वो फेस सेंटर्ड था। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, ये ऐसा फेस लाएंगे जिसमें पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। दूसरा फेस लाएंगे, पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। इसको मिला देंगे ऐसे करके। बाकी के 4 जो फेस होंगे उनके फेस के सेंटर पे पार्टिकल नहीं होंगे। कहाँ कहाँ पार्टिकल होंगे, सभी कॉर्नर पे और कहाँ, 2 फेसेस के सेंटर पे, विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड। तुम्हें समझ में नहीं आया शायद, एंड सेंटर्ड आ गया। कहाँ कहाँ होंगे पार्टिकल, कॉर्नर पे और किसके सेंटर पे, 2 फेस के सेंटर्स पे होते हैं और वो कैसे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये 4 ये बन गए। लिखो, आपकी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइट्स। पहला है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। लिखिएगा, लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स ओनली। लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स ओनली। दूसरा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लिखें। लैटिस साइट्स आर, क्या क्या बताई थी, बोलो। कॉर्नर्स तो होने ही होने, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। तीसरा, बॉडी सेंटर्ड। दूसरा हो गया फेस सेंटर्ड। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में लिखिएगा, लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ बॉडी। लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ बॉडी। फोर्थ है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड लिखेंगे, लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स, लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ऑफ 2 फेसेस। फेस सेंटर्स ऑफ 2 फेसेस which are opposite to each other. Face centers of 2 faces which are opposite to each other. आज की हेडिंग स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्लियर है। यूनिट सेल सबसे छोटा 3D पार्ट। यूनिट सेल को करेक्टराइज करते हैं 2 पैरामीटर्स से। कौन कौन से, एज लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल्स। उसके बेसिस पे 60 टाइप के, सबके नाम लिखा दिए। लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट्स क्या हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लैटिस साइट्स के बेसिस पे यूनिट सेल्स कितने टाइप के हैं, 4। अभी आपने 60 टाइप के पढ़े थे। एक सीक्वेंस आपने लिखा था, क्यूब। दूसरा पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, आपको शॉर्ट में ही लिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपने लिखा होगा, टेट्रागोनल। तीसरा क्या था, ऑर्थोरोम्बिक। चौथा था मोनोक्लिनिक। 5वां ट्राइक्लिनिक। छठा था हाँ रोम्बोहेड्रल। 7वां था हेक्सागोनल। ये 7 तो ये हो गए थे। अब जरा सोचिए, 4 किस बेसिस पे हुए, लैटिस साइट्स के बेसिस पे, है ना। अगर हम थ्योरेटिकली सोचें तो 4 क्यूब बनाएं। हालांकि एंड सेंटर्ड क्यूब नहीं बन सकता, क्योंकि जब आप ऐसे करके मिलाओगे तो ये वाली लेंथ तो बड़ी होगी
क्योंकि इसके फेस के सेंटर में है। ऊपर वाले की लेंथ कैसी होगी, छोटी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? क्यूब नहीं बन पाएगा वो एंड सेंटर्ड में, बन ही नहीं सकता, क्योंकि दो फेस के सेंटर पे पार्टिकल हैं और बाकी 4 फेस के सेंटर पे पार्टिकल है ही नहीं। तो इस तरीके से आप देख लो बना के, देखो ध्यान से, मिलाओ ऐसे करके। ये है, पीछे वाले पार्टिकल्स को इमेजिन मत करो आप, ऐसे करके मिलाओगे ना आप, जब मिलाओगे तो ये लेंथ तो बड़ी आएगी क्योंकि बीच में गैप है, और यहां पर ये डायरेक्टली चिपकेंगे, ये चिपकेंगे डायरेक्टली। समझ पा रहे हैं आप? तो ये वाली लेंथ कैसी होगी जो सामने दिख रही है आपको, और ये वाली लेंथ कैसी होगी, बड़ी होगी। मानते हैं क्यूब तो बन ही नहीं सकता, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम सोचें 4 क्यूब मतलब सिंपल, फेस, बॉडी, एंड, है ना, 4 ये 4 ये 4 ये, टोटल कितने बनने चाहिए 28, लेकिन एक्चुअली कितने होते हैं 14 ही होते हैं, क्योंकि जो क्यूब होता है वो केवल 3 टाइप का होता है, टेट्रागोनल 2 टाइप का होता है, ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप का होता है, मोनोक्लिनिक 2 टाइप का होता है, ट्राइक्लिनिक 1, रोम्बिक 1, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल 1। कौन कौन से क्यूब होगा? सिंपल क्यूब होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है। सुनिएगा, ये कौन कौन सा होगा? टेट्रागोनल सिंपल होता है एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड होता है। ऑर्थोरोम्बिक 4 हैं तो लिखाने की जरूरत नहीं है। मोनोक्लिनिक सिंपल होता है और एंड सेंटर्ड होता है। ये केवल सिंपल और सिंपल होता है। टोटल कितने बने जाकर के 14 बने। इसी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्रैबियाज, तो इनको हम कहते हैं ब्रैबियाज लैटिस। बात समझ में आ गई? लिखो नई लाइन से एक नोट, टोटल 14 यूनिट सेल्स आर पॉसिबल, टोटल 14 unit cells are possible, called as total 14 unit cells are possible, called as Brebbia's lattice, called as Brebbia's lattice। कॉपी कर लें, कौन सा क्या होगा ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स, ये क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग शेयरिंग ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में क्यूब्स हैं, क्यूब्स की स्टडी हम लोग करेंगे। किसी को ऐसा तो नहीं दिक्कत हुई हो, समझ में ना आया हो? यही सबसे टफ पार्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट यही है, वरना आपको सिंपल क्यूब पता है लोग कैसे बना के दिखाएंगे। ऐसे बनाएंगे, ये क्यूब बना लिया ऐसे, और छोटे छोटे पार्टिकल दिखा दिए कॉर्नर्स पे। अगर आप इस तरीके से पढ़ लिए तो आपको ये चैप्टर जिंदगी में कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा होता है सिंपल क्यूब? बोलो, ऐसा होता है? सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं ना। तो जो हमने सिंपल क्यूब बना के दिखाया वो आपको ऐसे दिखाया था, है ना? याद आ रहा है? ऐसे करके दिखाया था। तो उसी तरीके से पढ़ोगे तभी आप फील कर पाओगे सही से। अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स बना के पढ़ रहे हो तो आप कभी फील नहीं कर पाओगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे।